और इसके बाद अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले भारत सरकार के समक्ष ज्ञापन यानी मेमो के रूप में किसने किसने ये मेमो रखा, ये भी एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जाता है। तो यूकेडी की स्थापना हुई यानी इसका स्टेब्लिशमेंट फॉर्मेशन कब हुआ। अभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को, उत्तराखंड के किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी, तो किसे दी। ये जो घटना हुई, इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा भी दी जाती है। और इनके कार्यों को सराहना देने के लिए चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के जितने भी आपके प्रमुख आंदोलन हैं उनके बारे में हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके उत्तराखंड के जितने भी सारे आंदोलन होने वाले वो सब हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे। और ये एक वीडियो आपकी कंप्लीट होगी सारे मेजर जो भी आपके मूवमेंट्स चले उत्तराखंड में। और ये जो वीडियो है ये आपकी बायलिंगुअल है, तो आप इसको जरूर देखिए आगे तक। तो चलिए, ये है हमारे उत्तराखंड का मैप। तो उत्तराखंड जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। उत्तराखंड, इसमें आपके 13 जिले हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन, सॉरी, ये जो आपकी लाइन है ये क्या है, ये आपके इधर के जो हैं ये सारे के सारे आपका कुमाऊं का रीजन कहलाता है। और जो ये आपके डिस्ट्रिक्ट है, ये जो रीजन है ये कहलाता है आपका गढ़वाल का रीजन। तो गढ़वाल में आपके 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें कि आपका उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल ये आते हैं। और अगर हम कुमाऊं मंडल में देखें तो इसमें आपके 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और ये आपका उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर और जो हरिद्वार है ये आपके लगभग मैदानी एरियाज में, मैदानी वाले जिले हैं। मैदानी यहाँ का जो क्षेत्र है वो लगभग सारा मैदानी है। और बाकी जो जिले हैं इधर आपके, ये आपकी क्या है, पर्वतीय जिले भी हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड का जो राज्य है वो किस प्रकार से बना। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन यानी उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, इसके बारे में हम देखेंगे। तो गढ़वाल और कुमाऊं को मिलाकर एक पृथक यानी कि एक अलग से राज्य बनाने की जो मांग करी गई वो सबसे पहले करी 5 से 6 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में करी गई। और 1938 में पृथक राज्य की मांग को लेकर श्रीदेव सुमन ने क्या करा, दिल्ली में एक गणदेश सेवा संघ की स्थापना भी कर दी। और इसी संघ का नाम आगे चलकर क्या हो गया, हिमालय सेवा संघ हो गया। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड बनने की मांग सर्वप्रथम कब उठाई गई थी। तो सर्वप्रथम से यानी सबसे पहले जो उत्तराखंड बनने की मांग उठाई गई थी वो उठाई गई थी आपकी मई 1938 में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और किसने उठाई थी, ठीक है, ये आपकी मांग उठाई गई थी। अगला जो उसके बाद आगे है, इसके बाद क्या था कि एक आपकी पर्वतीय विकास जन समिति थी। इस समिति ने क्या कहा कि जो आपका हिमाचल और उत्तराखंड है इन दोनों को मिलाकर क्या करो, एक बड़ा सा हिमालय राज्य बना दो। ठीक है, हालांकि ये जो समिति इसकी मांग को माना नहीं गया और हिमाचल उत्तराखंड आपके 2 अलग अलग राज्य बने। और इसके बाद अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले भारत सरकार के समक्ष ज्ञापन यानी मेमो के रूप में किसने किसने ये मेमो रखा कि उत्तराखंड स्टेट अलग से एक सेपरेट उत्तराखंड स्टेट बनना चाहिए, तो ये मांग आपकी सबसे पहले रखी थी कॉमरेड पीसी जोशी ने। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न आपका पेपर में आता है कि भारत सरकार के समक्ष यानी भारत सरकार के सामने सबसे पहले उत्तराखंड राज्य बनने का मेमो, या आप कह सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, ज्ञापन, ज्ञापन को इंग्लिश में मेमो कहते हैं। ठीक है, तो मेमो किसने दिया था, तो किसने दिया था, आपके कॉमरेड पीसी जोशी ने दिया था। और कब दिया था पूछेंगे, तो ये दिया था आपके 1952 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, जिन्हें हम जानते हैं पेशावर कांड के लिए, पेशावर कांड के ये हीरो माने जाते हैं आपके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, क्योंकि इन्होंने निहत्ती जो जनता थी उस पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो ये वहां से फेमस हुए आपके वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इन्होंने भी क्या करा, इन्होंने भी नेहरू जी को ये प्रस्ताव दिया या उनको ये बताया कि एक अलग से सेपरेट पर्वतीय राज्य बनाया जाए। ठीक है, इसके बाद एक आपका आयोग बना था, जब हमारा देश आजाद हुआ तो आपका एक आयोग बना जिस आयोग को हम जानते हैं फजल अली आयोग के नाम से। तो इस आयोग का एक काम था कि देश में जो भाषा के आधार पर यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे राज्यों को क्या किया जा रहा था, फिर से गठित किया जा रहा था, यानी फिर से राज्यों को फिर से फॉर्म किया जा रहा था। तो ये फजल अली आयोग, इसने भी क्या करा,
इसने भी जो आपकी अगर ये जो आपकी फसल रही आयोग है इसके अकॉर्डिंग भी क्या था, उत्तराखंड आपका एक अलग से स्टेट बनना था, क्योंकि उत्तराखंड की जो भाषा है वो क्या है, अलग है। यहाँ कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जाती है, और बाकी जो उत्तर प्रदेश है वहां आपकी क्या है, आपकी यूपी की भाषा चलती है। ठीक है, तो वहां की भाषा भी अलग है, संस्कृति भी अलग है, कल्चर भी अलग है। और जो आपका उत्तर प्रदेश का जो पर्वतीय इलाका था जिसे अभी हम उत्तराखंड के रूप से जानते हैं, उसकी भाषा, उसका कल्चर क्या है, वहां से बहुत ज्यादा अलग है। तो फजल अली आयोग ने इसमें जब ये राज्यों के पुनर्गठन की मांग की थी, तो उस समय बहुत ज्यादा पॉलिटिकल जो लोग थे, पॉलिटिकल जो लीडर थे, उनमें बहुत ज्यादा इतनी इच्छा नहीं थी कि वो क्या करे, राज्य का गठन हो, तो जिस कारण ये उस समय राज्य का गठन नहीं हो पाया। फिर ये जो मांगे हैं 1938 से ही आपकी मांगे क्या कर रही थी, चल रही थी कि अलग से एक उत्तराखंड राज्य बनाया जाए, यानी कि देश के स्वतंत्र होने से पहले ही क्या चल रही है, आपकी डिमांड होने लगी है कि आप क्या करो, कुमाऊं और जो गढ़वाल का रीजन है उसको मिलाकर एक अलग से स्टेट बनाओ, और जिसका नाम क्या रखा जाएगा, उत्तराखंड या उत्तरांचल। ठीक। अब देखो 1957 में जो टिहरी के राजा हुआ करते थे मानवेंद्र शाह, उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने भी सेपरेट स्टेट मूवमेंट को चलाने का प्रयास किया, और उसके लिए उन्होंने लोगों से मिलना शुरू करा, लेकिन लोगों ने उस समय बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं, तो इनकी जो इस समय ये जो मूवमेंट थी वो बहुत ज्यादा आगे चली नहीं। अब इसी की मांग को लेते हुए एक बहुत फेमस आपका जो दल है, अभी भी ये पार्टी है, यूकेडी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, यूकेडी या उत्तराखंड क्रांति दल, इसका फॉर्मेशन हुआ। और इसका फॉर्मेशन बस इसलिए हुआ था कि इसका मत एकमात्र उद्देश्य था कि जो आपके पर्वतीय जिले हैं, 8 पर्वतीय जो जिले हैं, उनको मिलाकर क्या करा जाए, एक अलग से स्टेट बनाया जाए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है यूकेडी, तो ध्यान रखिएगा यूकेडी की स्थापना कब हुई। ये भी एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जाता है, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको रेलिवेंट क्वेश्चन आपसे से मिल सकता है। तो यूकेडी की स्थापना हुई, यानी इसका स्टेब्लिशमेंट फॉर्मेशन कब हुआ, 24 टू 25 जुलाई 1979 में हुआ। कहाँ हुआ, आपके मसूरी में हुआ। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन बने, आपके डॉक्टर देवीदत्त पंत। ठीक है, और इसका मोटो क्या था, इसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव ये था कि जो 8 आपके हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको मिलाकर क्या बनाया जाए, एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक महत्वपूर्ण घटना और घटी। 23 अप्रैल 1987 को क्या हुआ कि यूकेडी के उपाध्यक्ष थे त्रिवेंद्र पंवार, उन्होंने क्या करा, राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र बम फेंका, यानी एक बम फेंका, पत्र, उसमें बहुत सारे पत्र वाला बम था। ठीक है, लेटर वाला बम था आपका। तो इसमें ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से नेता थे जिन्होंने क्या करा, संसद में पत्र बम फेंका, या आपका क्या है, लेटर बॉम्ब फेंका। तो वो आपके कौन थे, त्रिवेंद्र पवार थे। ये घटना कब हुई, आपकी 23 अप्रैल 1987 को। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी वर्ष 1987 में ही क्या हुए, जो भाजपा के नेता थे उस समय के बहुत ज्यादा एक्टिव, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने क्या करा, उनकी अध्यक्षता में अल्मोड़ा में एक पार्टी का सम्मेलन हुआ। उसमें जो उत्तराखंड की मांग है उसे स्वीकार कर लिया गया, और जो राज्य बनेगा उसका नाम क्या निर्धारित किया गया, उत्तरांचल निर्धारित किया गया। ठीक है, पहले जब हमारा राज्य बना तो उसका नाम क्या था, उत्तरांचल था। फिर 2007 में चेंज होके क्या बन गया, उत्तराखंड बन गया। ठीक है, चलिए अब इसके जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हमारे राज्य को अलग करने के लिए, यानी उत्तराखंड राज्य के फॉर्मेशन में जो महत्वपूर्ण घटना हुई उसमें नाम आता है आपके खटीमा कांड का। तो इस खटीमा कांड में क्या था कि खटीमा कांड में कुछ लोग शांतिपूर्वक रैली कर रहे थे, तो उस रैली में वहां की जो पुलिस थी उसने क्या करा, उन रैली पे गोली चला दी, जिस कारण बहुत सारे लोग क्या हो गए, घायल हो गए, कई सारे लोगों की मौत हो गई, और इसमें कई सारे लोग आपके शहीद भी हुए। तो खटीमा कांड कब हुआ, ध्यान रखना, खटीमा कांड का संबंध किससे है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और ये कांड आपका कब हुआ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, तो खटीमा कांड हुआ आपका 1 सितंबर 1994 को, और ये जो खटीमा कांड है ये हुआ आपका, ये आपका किससे रिलेटेड है, ये है आपका जो उत्तराखंड फॉर्मेशन मूवमेंट है, यानी जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन है उससे आपका क्या है, ये रिलेटेड है। ठीक है, पृथक राज्य जो आपका बना उससे रिलेटेड है। इसके बाद जो आपका खटीमा कांड हुआ 1 सितंबर को, अगले ही दिन मसूरी में एक कांड हुआ जिसे हम जानते हैं मसूरी कांड के नाम से। तो खटीमा में जो कांड हुआ था ना, उसी के विरोध में लोग क्या कर रहे थे, मसूरी में जुलूस निकाल रहे थे। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम घटना हुई, वही जो आपकी खटीमा में हुई थी। यहाँ भी जो आंदोलनकारी थे उनमें क्या करा, उन्हें बिना बताए, बिना किसी चेतावनी के उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो इसमें भी कई सारे लोग शहीद हुए, और इसमें जो पुलिस का सीओ था वो भी क्या हो गया था, शहीद हो गया था। तो आपको इसका डेट याद रखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कांड हुआ, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, और आप कह सकते हो कि ये जो उस समय की गवर्नमेंट थी, उस समय की करंट गवर्नमेंट थी स्टेट की, उस पर एक कालिक की तरह भी है, रामपुर तिराहा कांड। तो रामपुर तिराहा कांड में क्या हुआ कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हो रहा था।
तो ये जो रैली थी वो आपके 2 अक्टूबर को होनी थी, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के उस पर। तो इस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए उत्तराखंड के बहुत सारे लोग जा रहे थे। तो ऐसी कई सारी बसें क्या कर रही थी, उत्तराखंड दिल्ली की ओर जा रही थी। तो इन्हें रास्ते में ही रामपुर जो तिराहा है, जैसे चौराहा होता है ना, वैसे ही रामपुर आपका तिराहा, यानी 3 रास्ते निकलते हैं, वहां पे उसे आधी रात को रोक लिया गया। और इस समय क्या हुआ, पुलिस प्रशासन ने बहुत ही बर्बरता, बहुत ही गंदा व्यवहार करा उन लोगों के साथ। बसों में तोड़फोड़ कर दी, कई सारी जो महिलाएं हैं, ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ रेप भी हुए, कई लोगों को गोली मार दी गई। तो बड़ा ही, बहुत ही ज्यादा निंदनीय वहां पे क्या हुई, ये जो घटना है वो हुई। तो ध्यान रखना, रामपुर तिराहा कांड, ठीक है, किससे रिलेटेड है, ये भी आपके उत्तराखंड स्टेट जो आपका मूवमेंट है उससे रिलेटेड है। इसके बाद क्या हुआ, फाइनली जो भी आपकी इतनी सारी घटनाएं हुई, कई सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे आपके संगठन बने, फिर अंत में 15 अगस्त 1996 को लाल किले से उस समय के जो प्रधानमंत्री थे एच.डी. देवगौड़ा, उन्होंने क्या करी, उत्तराखंड के राज्य निर्माण की घोषणा कर दी। अब यहीं से आपका प्रश्न बनता है कि किस प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड राज्य के निर्माण की घोषणा करी। तो किसने करी, प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने, याद रखिएगा इनका नाम। और कब करी, 15 अगस्त 1996 को। कहां से करी, लाल किले से करी, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि फिर 1998 में जो आपके, फिर क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट यहाँ पे गिर गई, ठीक है, तो गवर्नमेंट गिर गई, तो जिस कारण क्या हुआ, फिर बिल पास वगैरह नहीं हो पाया। फिर फाइनली क्या हुआ कि 27 जुलाई जब भाजपा की सरकार फिर से बनी, फिर से आपकी बीजेपी आई, तो 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से फिर से क्या हुआ, इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तो इसमें याद करने वाली चीज क्या है, एक तो आपने ये डेट याद रखनी है, एक आपने ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 कब आया। तो ये आया आपके 27 जुलाई 2000 को, इस नाम से प्रस्तुत हुआ लोकसभा में, फिर ये लोकसभा में पास हुआ, फिर ये आपके राज्यसभा में पास हुआ, और अंत में आपके 9 नवंबर 2000 को देश के 27वें राज्य के रूप में, कौन से नंबर के, 27 स्टेट के रूप में उत्तरांचल राज्य का क्या हो गया, गठन हो गया। और देहरादून क्या बनी, इसकी अस्थायी राजधानी बनी। तो जिस समय ये राज्य बनाने की मांग उठाई जा रही थी, उस समय हमारी जो प्रस्तावित राजधानी थी वो क्या थी, आपकी गैरसैंण थी, और तब से ये प्रस्तावित ही है, अभी तक ये इसको राजधानी बना नहीं सके। तो उस समय देहरादून जो थी उसे केवल कुछ टाइम के लिए टेम्पररी कैपिटल बनाया गया था, लेकिन अभी भी ये क्या है, आपकी जो कैपिटल है वो क्या है, देहरादून ही है। और पहले जो आपके मंत्री बने वो कौन बने, आपके नित्यानंद स्वामी। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है, कब बना ये तो आप याद रखेंगे ही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद भी होगा। कौन से नंबर के राज्य के रूप में स्थापना हुई, 27। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम से पूछा गया। और दूसरा है आपका कि दिसंबर 2006 में फिर क्या हुआ, जो उत्तरांचल है उस नाम को चेंज कर दिया गया, और फिर इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है कि उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड कब किया गया। तो वो कब किया गया, आपका 1 जनवरी 2007 को किया गया, ठीक है। तो ये दो डेट आप यहाँ पे याद रखेंगे गठन से रिलेटेड। एक आपका 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य फॉर्म हुआ, उसके बाद इसका नेम चेंज हुआ 1 जनवरी 2007 को, ठीक। अगला जो आपका फिर महत्वपूर्ण आंदोलन है वो है आपका कूली बेगार आंदोलन। कई सारे इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कूली बेगार आंदोलन का जो स्टार्टिंग है वो हुई आपके ब्रिटिश काल से 1815 से, और इसका जो अंत हुआ वो हुआ आपके 13 से 14 जनवरी 1921 को। और महात्मा गांधी ने इस कूली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी। अब एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को, उत्तराखंड के किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी। तो किसे दी, कूली बेगार आंदोलन को। तो ब्लडलेस रेवोल्यूशन था, यानी एक ऐसा रेवोल्यूशन था, ये ऐसा मूवमेंट चला कि जो अपने आप ही क्या हो गया, जो बिना किसी ब्लडलेस, यानी कि कोई भी खून खराबा नहीं हुआ, और बिना उसके ये आंदोलन क्या रहा, सफल रहा, इसने अपने उद्देश्य को प्राप्त करा, कूली बेगार आंदोलन। तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कूली बेगार आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, इसमें महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को किस क्रांति की संज्ञा दी। दूसरा, ये जो आंदोलन है उसके महत्वपूर्ण रजिस्टर है वो कहाँ, किस नदी में बहाए गए, कहाँ से घटना शुरू हुई, तो उसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। तो कूली बेगार की जो प्रथा है, तो देखो कूली बेगार का मतलब क्या होता है कि कूली क्या काम करता है, बोझ को ढोने का काम करता है। तो पहले से क्या होता था कि जो अंग्रेज थे वो उत्तराखंड के में भ्रमण के लिए, यानी घूमने के लिए आते थे, कई बार वो किसी सर्वे के लिए आए हैं, तो अब उनके सामान को एक गांव से दूसरे गांव ले जाना है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी है, उनके भोजन की व्यवस्था करनी है, उनके रहने की व्यवस्था करनी है। तो सारी व्यवस्था का कार्य किसको दे दिया जाता था, जिस भी गांवों में जा रहे हैं, जिस एरिया में जा रहे हैं, तो उनको ये काम करना पड़ता था, वो भी फ्री फंड में, समझ रहे हो, उनको उसके लिए कोई पैसे पैसे नहीं दिए जाते थे, और जबरदस्ती उनसे ये काम करवाया जाता था। गांव में जितने भी लोग हैं सबको
कूली बेगार देना है, यानी सबको उनकी सेवा में लगना है और उसके बदले में उन्हें किसी भी प्रकार के कोई पैसे नहीं मिलते थे। अब देखो वैसे जो ये कूली बेगार प्रथा ये कोई नई नहीं थी, कत्यूरी चंद गोरखाओं इनके समय भी ये जो बेगार थी उसका प्रचलन था। देखो बेगार का मतलब ही ये होता है कि आप किसी से कोई काम करा रहे हो और बदले में उसको पैसे नहीं दे रहे हो। फ्री में अगर आप किसी से काम करा रहे हो, जबरदस्ती किसी से आप काम करा रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी, बेगार लेना कहलाती है। तो इसमें क्या होता था कि क्षेत्र का जो भी आपका पटवारी हुआ करता था या जो मालदार हुआ करता था, उसके पास एक रजिस्टर होता था। उस रजिस्टर में सारे गांव के लोगों के नाम मेंशन होते थे और इसे क्या बोला जाता था, कूली रजिस्टर बोला जाता था। समझ रहे हो? तो गांव में कोई भी है, चाहे उसके पास बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति है, चाहे वो गरीब व्यक्ति है, लेकिन उसे क्या करना है, कूली बेगार देना ही देना है। तो ये एक बहुत अपमानजनक प्रथा थी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या करा, इसको इस व्यवस्था को ये चलती रही तो उसके कई सारे इसको चेंज करने के लिए कि कूली बेगार लोगों को ना देनी पड़े, तो एक आपकी कूली एजेंसियों की स्थापना हुई। तो इसमें क्या होता था कि कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया आपने, कूली एजेंसी बना दी, कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया कि हाँ ये लोग क्या करेंगे, कूली का काम करेंगे और जिस भी परिवार का नंबर है वो क्या करेगा, उसको पैसे दे देगा। तो इस प्रकार ये एजेंसियां स्थापित हुई, लेकिन इससे भी इस प्रथा का कोई सोल्यूशन निकला नहीं। तो उसके बाद एक खच्चर सेना का भी निर्माण हुआ, लेकिन खच्चर भी सेना भी क्या हुई, बहुत टाइम तक प्रभावी नहीं रह पाई और फिर भी क्या हुई, लोगों से कूली बेगार लेती जाती रही। अब इसमें जो प्रमुख नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन को बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और इसको सफल बनाया, उसमें थे आपके बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल, जैसे कि आपके मुकुंदी लाल हो गए, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा हो गए। तो ये लोग थे जो जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और इस आंदोलन को सफल बनाया। अब क्या हुआ कि 19 जनवरी 1922 में टिहरी रियासत को छोड़कर ये जो कूली बेगार प्रथा है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई। इसमें क्या हुआ कि जनवरी 1922 में आपके जो कूली बेगार के जो रजिस्टर 1921 में क्या हुआ, स्टार्टिंग में पढ़ा था ना हमने, ये 13-14 जनवरी को क्या करा कि ये जो आपके नेता जैसे बद्रीदत्त पांडे हो गए, हरगोविंद पंत हो गए, इन लोगों ने मिलकर जो कूली रजिस्टर होते हैं उन्हें 13-14 जनवरी को आपका एक फेस्टिवल बनता है मकर संक्रांति का। तो मकर संक्रांति के फेस्टिवल के दिन इन लोगों ने क्या करा, मकर संक्रांति के फेस्टिवल के दिन बागेश्वर में जो सरयू नदी है उसके किनारे बहुत बड़ा मेला लगता है। तो उस मेले में ये लोग सब इकट्ठे हुए, बहुत सारे लोग भी आए थे। तो इन लोगों ने क्या किया, वहां पर कूली रजिस्टर सारे फाड़े और सरयू में बहा दिए और सरयू में बहाने के बाद ये शपथ ली कि हम अब कोई भी कूली बेगार नहीं देंगे। तो यहाँ से ये आंदोलन व्यापक रूप से चला और लास्ट में जनवरी 1922 तक आते आते ये आंदोलन क्या हुआ, पूरी तरीके से आपका मतलब आंदोलन समाप्त हो गया, क्योंकि कूली बेगार क्या हुई, प्रथा बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो गई। केवल कहाँ बची रही, आपकी टिहरी रियासत में बची रही। और इस आंदोलन के पश्चात ही जो बद्रीदत्त पांडे उन्हें किस नाम से जाने लगा, कुमाऊं केसरी के नाम से जाने लगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कुमाऊं केसरी कौन है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुमाऊं केसरी कौन है, आपके बद्रीदत्त पांडे हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब देखो ये जो आंदोलन है ना, तो इसी आंदोलन को जब गांधी जी ने इसके बारे में सुना तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने इसको एक नाम दिया। क्या नाम दिया, हमने पहले भी पढ़ा था, ब्लड लेस रेवोल्यूशन या ब्लड लेस मूवमेंट। ठीक, और उसके बाद वो 1929 में महात्मा गांधी जी बागेश्वर भी पहुंचे। अगला जो आंदोलन है वो है आपका डोला पालकी आंदोलन। तो डोला या पालकी वो हो गई आपके जिसमें दूल्हा दुल्हन को बैठाया जाता है, दूल्हा दुल्हन उसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, वो हो गई आपकी डोला पालकी। तो इसमें क्या आपका मेन क्या था कि डोला पालकी में यानी डोली में केवल कौन बैठ सकता था, जो आपके उच्च वर्ग के जो वर वधू थे, यानी जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, उनके ही ब्राइड और ग्रूम आपके डोला या पालकी का यूज कर सकते थे। जो निम्न जातियां थी, यानी जिनको हम दलित समाज कहते हैं, तो दलित समाज के लोग अपने जो उनके ब्राइड और ग्रूम होते थे वो डोलियों में नहीं बैठ सकते थे। तो इसी का उन्होंने विरोध करा। इसी को हम जानते हैं डोला पालकी मूवमेंट के नाम से। इस मूवमेंट के जो मेन आपके लीडर थे वो थे आपके जयानंद भारती जी। ठीक है, जयानंद भारती जी ने ये मूवमेंट चलाया, इसका नेतृत्व किया और फाइनली जो आपका उच्च न्याय, जो हाई कोर्ट था उस समय का, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसने ये निर्णय दिया कि क्या कर सकते हैं, जो शिल्पकार है यानी जो निम्न जातियां हैं वो भी डोला पालकी का प्रयोग कर सकती है, उन्हें ये लीगल राइट दे दिया गया और इस प्रकार जो डोला पालकी आंदोलन है वो आपका सफल हुआ। अब देखिए अगला जो आंदोलन है वो है आपके कई सारे वन आंदोलन हुए। ठीक है, वनों को लेके आपके मूवमेंट चले, तो उसमें हम देख लेते हैं। तो देखो इसमें आपको क्या याद करना है मेन आंदोलन में, कि आंदोलन हुआ क्यों, कब हुआ। ठीक है, एक आपको याद करना है कब हुआ, उसके बाद आपको रीजन याद करना है कि कारण क्या था, फिर आपका नेतृत्व किसने किया, तो ये चीजें हमें याद करनी और उसके फिर परिणाम क्या है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद है आपका रवाई कांड या तिलाड़ी
आंदोलन। तो इसके जो नेता थे वो थे आपके दयाराम रवाल्टा, और ये कसेरू गांव के थे, ये आपने याद नहीं रखना है, बस इनका नाम याद रखना, दयाराम रवाल्टा इनका नाम था। और इन्होंने क्या किया था कि जो किसानों की भूमि थी उसको भी, जो किसानों की लैंड थी ना, उसे भी फॉरेस्ट लैंड में मिक्स कर दे रहे थे। तो इसका इन्होंने विरोध किया कि नहीं भाई, जो हमारी जो भूमि है, यानी जो आपके किसान है, फार्मर्स की जो भूमि है वो फार्मर्स की रहेगी और वन में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसी के खिलाफ ये मूवमेंट चला आपका रवाई या तिलाड़ी आंदोलन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये जो रवाई है ना आपकी जगह, ये आपके टिहरी गढ़वाल में है। अब ये जो आपका आंदोलन है ना, इसी में जो जनता है उन्होंने विरोध में क्या करा, आजाद पंचायतों की स्थापना कर ली और अपने अध्यक्ष किसको बनाया, दयाराम रवाल्टा को बनाया। और इस आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। हुआ क्या, 30 मई 1930 को एक वहां पे दीवान चक्रधर जुयाल थे, उनके आदेश पर क्या हुआ, उन्होंने आदेश दिया और जितने भी आंदोलनकारी तिलाड़ी के मैदान में बैठ के आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, सबको मार दिया, सब पे गोली चला दी और लगभग क्या हुआ, सब लोग वहां पे मर गए। तो ये जो घटना हुई, इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा भी दी जाती है कि जैसा जैसा नरसंहार आपके जलियांवाला बाग में हुआ था, वैसा ही नरसंहार क्या हुआ, इस यहाँ जो आपका तिलाड़ी का मैदान है यहाँ हुआ, ठीक है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड के किस आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड से जलियांवाला बाग हत्याकांड से उसकी तुलना करी जाती है, या उत्तराखंड का जलियांवाला कांड किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, आपके तिलाड़ी आंदोलन को कहते हैं, तिलाड़ी कांड को कहते हैं, याद रखना। और जो दीवान चक्रधर सिंह जुयाल है, इसकी तुलना किससे की जाती है, जनरल डायर से की जाती है। जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मासूम लोगों पर गोली चलाई थी, ठीक उसी प्रकार दीवान चक्रधर जुयाल ने इन मासूम किसानों पर क्या करी, गोली चला दी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये जो आपका तिलाड़ी है ना, ये आपका उत्तरकाशी में पड़ता है। चलिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए जिस दिन ये घटना हुई 30 मई को हम किस रूप में मनाते हैं उत्तराखंड में, शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अगला जो आंदोलन चला वो चला आपका चिपको मूवमेंट। इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 1972 में, याद रखिएगा कहां से हुई थी, चमोली से हुई थी। इसकी जो मेन लीडर है वो है आपकी गौरा देवी। तो गौरा देवी यहाँ पे क्या था कि पेड़ों को काटने का आदेश दिया गया था। तो गौरा देवी ने क्या करा कि जो पेड़ है, अपनी वो महिला साथियों के साथ पेड़ों से चिपक गई और उन्होंने कहा कि अगर पेड़ काटने तो हमें भी क्या करो, काट दो। तो यहीं से ये आंदोलन बहुत फेमस हुआ और गौरा देवी इसकी नेता बनी। इसके बाद इस आंदोलन को और ज्यादा आगे बढ़ाया, तो और ज्यादा आगे बढ़ाने का कार्य किया सुंदरलाल बहुगुणा ने, चंडी प्रसाद भट्ट ने और कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ने। तो इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा। और अपने कार्यों और इनके कार्यों को सराहना देने के लिए चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। तो यहीं से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड के किस आंदोलनकर्ता को या किस नेता को, किस लीडर को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, तो किसे दिया गया, चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया। कब दिया गया, 1982 में दिया गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला आपका जो मूवमेंट हुआ वो हुआ आपका डुंगी पेंतोली मूवमेंट। ये जो डुंगी पेंतोली मूवमेंट है, ये भी आपके सारे वन आंदोलन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उत्तराखंड के जो भी महत्वपूर्ण वन आंदोलन है उनकी बात करें। तो इसका डुंगी पेंतोली आंदोलन का स्टार्ट कब हुआ, 1980 में हुआ। ये आपका कहाँ हुआ, चमोली में हुआ। इसके नेता कौन थे, लीडर कौन थे, आपकी मथुरा देवी जी थी। तो इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने जो बांज के वन होते हैं ना, जो आपका उद्यान विभाग है, यानी कि जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उनको दे दिया था। तो इसी के उसमें क्या, जो गांव की महिलाएं हैं वो क्या कर रही थी, प्रोटेस्ट कर रही थी कि ये तो गलत हुआ है, बांज के वनों में हमारा भी अधिकार बनता है, आपने कैसे ये जो बांज के वन है वो गवर्नमेंट को सारे के सारे दे दिए। तो इसके विरोध में वहां की जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स थी, उन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलन करा और उनके आंदोलन को देखते हुए सरकार को जो अपना फैसला है वो वापस लेना पड़ा। तो आप इसमें क्या याद रखेंगे कि डुंगी पेंतोली आंदोलन कब हुआ, 1980 में हुआ। किससे संबंधित है, बांज के वनों से संबंधित है। उनके जो बांज के वनों का अधिकार है वो किसको दे दिया गया था, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को दे रहे थे। तो वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने क्या करा, इसका विरोध करा। नेता कौन थी, लीडर कौन थी, मथुरा देवी थी, ठीक है। चलिए, अब डुंगी पेंतोली आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि चमोली के डुंगी और पेंतोली नामक गांवों में यह आंदोलन हुआ था, ठीक, तो इसको ध्यान रखिए। अगला जो आपका आंदोलन है वो है आपका कुंजड़ी वन आंदोलन, कुंजड़ी वन मूवमेंट। तो इस मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई 1904 से, यानी 1904 से। इसके लीडर कौन थे, आपके अमर शाह। और जिस समय ये आंदोलन हुआ वो आंदोलन आपकी ये टिहरी रियासत में हुआ था। तो वहां का शासक कौन था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो शासक कौन था वहां का, कीर्ति शाह था, शासक यानी कि रूलर, ठीक है। और एरिया क्या था इसका, टिहरी स्टेट थी। तो टिहरी स्टेट है तो वहां आपकी रियासत भी है, तो रियासत में आपका शासक भी होगा। तो शासक कौन था आपका, कीर्ति शाह। तो पूछा जाता है कुंजड़ी वन आंदोलन के समय शासक कौन था टिहरी का,
कौन था आपका? कीर्ति शाह था। इस आंदोलन का नेतृत्व यानी लीडर कौन था? अमर सिंह था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या था कि कीर्ति शाह ने क्या करा, अंग्रेजों को हेल्प करने के लिए जो टैक्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो इसी टैक्स के विरोध में वहां के लोगों ने क्या करा, विरोध किया था। अगला जो आंदोलन है वो है आपका खास पट्टी वन आंदोलन। तो इस आंदोलन का जो स्टार्टिंग हुई वो हुई आपकी 1906 से 1907 के बीच में। इसके जो लीडर थे वो थे आपके बेलमती देवी, भगवान सिंह बिष्ट और भरोसा राम। ठीक है, इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा, बेलमती देवी, भगवान सिंह बिष्ट और भरोसा राम। देखो भगवान के भरोसे हम सब रहते हैं, तो यहाँ से ध्यान रखना भगवान की क्या रहना है, अपने भरोसे रहना है। तो भगवान सिंह जो भरोसा राम, और देवी जी भी है, कौन सी देवी है? बेलमती। ठीक है, भगवान शिव को क्या चलते हैं आपके बेलपत्री चढ़ती है, तो वहां से ध्यान रख लेना भगवान कौन है, भगवान शिव। तो भगवान सिंह बिष्ट हो गए। भरोसा राम, भगवान पे हमें भरोसा रखना है और उन्हें बेलपत्र चढ़ता है, तो वो हो गई आपकी बेलमती देवी। ठीक, और खास पट्टी आंदोलन भी आपका कहाँ हुआ? टिहरी रियासत में हुआ। तो ये भी आपके राजा कीर्ति शाह के समय में ही हुआ। उन्होंने क्या करा, जो खास पट्टी नामक गांव था वहां के लोगों ने ये विद्रोह करा। और ये विद्रोह किसको लेके था? जो वन संबंधी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था ना, उसको लेके ये सारी चीजें थी। और आंदोलन इसके लास्ट में क्या हुआ कि कीर्ति शाह ने क्या करा, किसानों के लिए एक बैंक बना दिया जिसका नाम रखा बैंक ऑफ गढ़वाल, उसका गठन कर दिया। ठीक है, तो ये मेन चीजें आप याद रख रहे हैं। अगला आपका जो आंदोलन है वो हुआ आपका खीराकोट वन आंदोलन। इसका स्टार्टिंग हुई आपकी 1978 में, और ये हुआ, इसका जो स्थान है वो है आपका अल्मोड़ा, और इसके जो लीडर हैं वो है आपके मालती देवी जी। ये जो आपका खीराकोट आंदोलन है ना, ये आपके था जो माइन ओनर्स होते हैं, यानी जो खदान के मालिक होते हैं, उनके विरोध में था कि बहुत ज्यादा खदान हो रहा था। तो इतना ज्यादा खनन होना शुरू हो गया था कि वो जो खनन की धूल हुआ करती थी, यानी खड़िया, यहाँ से क्या खनन होता था? खड़िया का खनन होता था। खड़िया मतलब चौक की माइनिंग करी जाती थी। जो उनके खेत है ना वहां के किसानों के, वो पूरे चौक से ऐसे भर जाते थे जैसे कि बर्फ गिरी हो। तो इसको देखते हुए जो वहां की महिलाएं हैं उन्होंने क्या करा, आंदोलन करना शुरू करा कि आप क्या करो, ये जो खड़िया खनन कर रहे हो इसको कम करो, इसको बंद करो। तो ये आंदोलन का नेतृत्व यानी नेता कौन थी? इसकी लीडर मालती देवी। देखो हमारे पहाड़ में जितने भी अधिकतर आंदोलन हुए हैं, मोस्टली आप देख सकते हैं वनों से संबंधित जो भी आंदोलन, सबके नेता क्या, जबकि जो लीडर है वो कौन है? महिलाएं ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला जो आंदोलन चला, पानी राखो आंदोलन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आपको तो पक्का याद रखना है। कौन सा आंदोलन? पानी राखो आंदोलन। ठीक है, पानी को रखना है आपने, पानी राखो आंदोलन। तो उसी से आपका रिलेटेड आंदोलन है। ये चला आपका 1989 में। कहाँ चला? पौड़ी गढ़वाल में चला। और इस आंदोलन के जो लीडर थे वो थे सच्चिदानंद भारती। तो इसका क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि पानी राखो आंदोलन के लीडर कौन थे, या उसके जो ओरिजिनेटर हैं वो कौन थे? तो वो कौन थे? आपके सच्चिदानंद भारती जी थे। यहाँ से एक क्वेश्चन आप याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है। ठीक, चलिए। और ये जो सच्चिदानंद भारती, इन्होंने एक संगठन की स्थापना भी करी जिसका नाम है दूधा तोली लोक विकास संगठन। कब स्थापना करी? 1982 में। तो ये भी आप याद रखेंगे, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, पानी राखो मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1989 में स्टार्ट हुआ। कहाँ हुआ? पौड़ी गढ़वाल में हुआ। इसके ओरिजिनेटर या इसके लीडर कौन थे? आपके सच्चिदानंद भारती थे। और ये आपका जो संगठन है वो इन्होंने कौन से संगठन की स्थापना करी? दूधा तोली लोक विकास संगठन। कब करी? 1982 में करी। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका रक्षा सूत्र आंदोलन। तो ये भी याद रखना है। रक्षा सूत्र आंदोलन की स्टार्टिंग हुई 1994 में, और इसके लीडर यानी प्रमोटर कौन थे? आपके सुरेश भाई थे। और इसमें क्या था कि महिलाओं ने पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा, रक्षा धागा बांधा। रक्षा धागा जो हम पूजा में यूज करते हैं ना, वही वाला रक्षा धागा उन्होंने क्या करा? पेड़ों पर बांधा और पेड़ों का रक्षा करने का वचन लिया। ठीक, तो इस आंदोलन में उन्होंने एक नारा दिया, ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर बने रहेंगे। यानी जब तक आपके पेड़ हैं तभी तक आपके पास क्या है? नदी और ग्लेशियर भी है। अगला जो आंदोलन है वो है आपका मेती मूवमेंट। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट है आपका। तो मेती मूवमेंट जो है, मैती मूवमेंट बोलते हैं इसे, मैती मूवमेंट चला आपका 1996 में। और इसके जो लीडर थे वो थे आपके कल्याण सिंह रावत। और इस मूवमेंट की स्टार्टिंग जो हुई वो चमोली से हुई। ठीक है, तो ये जो अकेला मूवमेंट है जिसकी ये किसी का विरोध नहीं कर रहे थे। ठीक है, इनका कोई विरोध नहीं था, कुछ विरोध नहीं कर रहे थे, ये बस पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया। इन्होंने क्या करा कि इनके गांव में जिसकी भी शादी होती थी, तो जब शादी होती थी, जो आपका दूल्हा होता था, जो आपका क्या है? ग्रूम है, वो क्या करेगा? एक पौधे को लगाएगा। उसने एक पेड़ लगाया, और उस पेड़ की रक्षा करने का काम क्या होगा? काम किसका होगा? उस गांव की जो भी कुंवारी कन्याएं हैं, जो अनमैरिड जो लड़कियां हैं, अनमैरिड जो गर्ल्स हैं, वो क्या करेंगी? उस पेड़ की रक्षा करेंगी। तो इस प्रकार जितनों की शादियां होंगी वो सब क्या करेंगे? वहां पे
पेड़ लगाएंगे। और ये जो आपका मूवमेंट है इसमें केवल आपकी जो अनमैरिड गर्ल्स थी वही पार्टिसिपेट करती थी, ठीक है। और देखो मैती नाम भी इसी से आया है, पहाड़ी भाषा में जो मायका होता है उसे क्या बोला जाता है, मैत बोला जाता है। तो इसी से मूवमेंट चला आपका मैती मूवमेंट। तो बहुत ही अच्छा और सुंदर मूवमेंट था कि उन्होंने शादी को क्या करा, शादी से जोड़ दी पेड़ों को, ठीक है। कि अगर जिसकी भी शादी हो रही है वो क्या कर रहा है, एक पेड़ लगा रहा है। और फिर जो वधु पक्ष वाले हैं वो क्या करेंगे, उस पेड़ की रक्षा करेंगे, उस गांव की जितनी भी लड़कियां हैं वो उस पेड़ की रक्षा करती। अगला जो आंदोलन है वो है आपका छीनो झपटो मूवमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना। तो छीनो झपटो मूवमेंट, अच्छा ये खाली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आपके मैती आंदोलन था, रक्षा सूत्र आंदोलन था और पानी रखो आंदोलन था, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आंदोलन है, ठीक है। इनको आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला जो आंदोलन है वो है आपका छीनो झपटो मूवमेंट। छीनो झपटो मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई 21 जनवरी 1998 से, और इसके जो लीडर थे वो थे आपके गोविंद सिंह रावत। तो इसमें क्या था कि वन यानी जो फॉरेस्ट हुआ करते थे उस पर, जिस भी एरिया का वो फॉरेस्ट है वहां के जो लोग हुआ करते थे वो उस फॉरेस्ट पर उनका अधिकार हुआ करता था। वहां से वो घास, सूखी लकड़ी या जो पिरूल होता है चीड़ के जो नीचे गिर जाता है उसको उठा के और अपने गांव, अपने जो मवेशी होते हैं यानी जो उनके जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनको चराना, ये सब उनका हक हुआ करता था, वो करते थे। अब क्या हुआ कि एकदम से जो नए नए वन कानून आए और बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया। जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, जो नेशनल आपका पार्क बना, उस पर क्या हुआ, बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया कि यहाँ पर अब जो लोग हैं वो इसमें बिल्कुल नहीं जा सकते। तो इसी को लेकर अपना जो हक है उसको बहाल करने के लिए, ठीक है, इसे हक बोलेंगे, यानी जो आपकी राइट्स हैं उसको क्या करने, जो ट्रेडिशनल राइट्स वन में हमें मिले हुए हैं उसको दोबारा से बहाल करने के लिए क्या करा, ये आंदोलन चला था। तो इन्होंने, इसमें क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, जबरदस्ती वो क्या हुए, घुस गए पार्क के अंदर अपने जंगली जानवरों के साथ। तो इसीलिए इसे बोलते हैं छीनो झपटो आंदोलन, ठीक। हाँ, तो ये जो छीनो झपटो आंदोलन है ये आपका चला। इसमें आपके एक ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि वृक्ष मानव किसे कहा जाता है, ट्री मैन। तो ट्री मैन बोला जाता है आपके विश्वेश्वर दत्त सकलानी को, ठीक है, इसको आप याद रखें। अब आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आपके जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो बता दे रही हूँ। एक छीनो झपटो आंदोलन जरूर याद रखना, एक मैती आंदोलन याद रखना, एक रक्षा सूत्र और पानी रखो आंदोलन, ये तो आपने बिल्कुल याद रखने हैं। दूसरा एक चिपको मूवमेंट, ये तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो हमें ये ध्यान रहता है, लेकिन इसमें आप ये वाली डिटेल याद रखना कि चंडी प्रसाद भट्ट को कब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, और सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और कॉमरेड गोविंद पंत इसके क्या थे, चिपको मूवमेंट के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी लीडर थे, ठीक है। इसके बाद आपको ये जो कांड हुआ तिलाड़ी कांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसके बाद आपने डोलापाल की मूवमेंट तो है ही इंपॉर्टेंट, फिर आपका ये कुली बेगार आंदोलन हो गया, और रामपुर तिराहा कांड, इसमें तो मैंने आपको वही चीजें पढ़ाई हैं जिससे आपके एग्जाम से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये एक वीडियो आपके हर एग्जाम, लगभग आपके सारे जो आंदोलन है उसको कवर करती है। तो आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।